उस चैप्टर को हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन, हिंदी में एक विमीय। तो ये हमारा अब टॉपिक है काइनेमेटिक्स या एक विमीय गति। तो एक विमीय गति, गति से मतलब है जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपनी पोजीशन को चेंज, मतलब पहले वह कहीं और है, थोड़े समय बाद कहीं और चला गया। तो पोजीशन चेंज होने से जो जो भौतिक राशियां रिलेटेड होती हैं, जैसे विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण, ये इनसे मिलकर एक विमीय गति का निर्माण होता है। तो एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करे या किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करे, तो इस प्रकार की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। या ऐसा बोले हम कि जब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु के आकार या साइज के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के साइज आकार के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तब हम उस वस्तु की गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे कार एक रोड पर चली जा रही है, तो हालांकि कार भी बड़ी वस्तु होती है, लेकिन हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो कार की तुलना में बहुत ज्यादा है और कार को हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं। तो हम कार की गति को एक विमीय गति कह सकते हैं, ट्रेन की गति को एक विमीय गति कह सकते हैं। बॉल है, बॉल को हम हवा में ऊपर फेंकें तो ये भी एक विमीय गति की ही कहलाएगी। एक व्यक्ति दौड़ रहा है तो ये भी एक विमीय गति भी कहलाएगी। तो ये सारे उदाहरण मैंने जो बताए वो एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन को प्रदर्शित करते हैं। तो जब वस्तु एक ही दिशा में या सरल रेखा में या एक ही अक्ष के अनुदिश गति करती है, तब हम उसे एक विमीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको बताई दिए, ट्रेन, कार की गति, बॉल को ऊपर या नीचे फेंकना, व्यक्ति का दौड़ना आदि, ये सारी एक विमीय गति के अंतर्गत आती है। अब एक विमीय गति से संबंधित राशियां कौन कौन सी है? तो वन डायमेंशनल मोशन से संबंधित भौतिक राशि, वन डायमेंशनल मोशन से पहले जो राशि है संबंधित है वो है दूरी, मतलब डिस्टेंस, और दूसरी है विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट राशियां हैं, यहीं से शुरुआत होती है। तो दूरी और विस्थापन ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, एक ही जुड़वा भाई बहन लगते हैं, लेकिन है नहीं। इन दोनों में बेसिकली बहुत डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस हमारे दिमाग में बहुत 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 क्लियर होना चाहिए। अंतर क्या है? पहला अंतर दूरी। जैसे एक वस्तु ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ठीक है ना, और फिर ए से बी और फिर बी से सी गया। ओके, ये है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका एंड पॉइंट। ये एंड है और ये स्टार्ट है। अब अगर हम दूरी की बात करें तो
कुल जो लंबाई होती है, पथ की कुल लंबाई है, इसे दूरी कहा जाता है। तो पथ की वास्तविक कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्लियर? मतलब हम कहेंगे कि इस केस में दूरी या डिस्टेंस डी बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि AB की लंबाई प्लस BC की लंबाई, ये दूरी है। बहुत क्लियर हो गया? ये दूरी वास्तविक जो लंबाई तय की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? दूरी। अब अगर हम इधर आ जाएं, इसका पहला डिफरेंस देखें, तो इस केस में विस्थापन क्या होगा? विस्थापन की परिभाषा है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। रेखीय दूरी ना कह के रेखीय लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह है विस्थापन की डेफिनेशन कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की रेखीय लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो इस डायग्राम में विस्थापन ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये, तो हम इसको जोड़ देंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये विस्थापन कहता है। क्लियर हो गया? तो अगर हम इस चित्र में बोले कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन होगा S से लिखेंगे और विस्थापन होगा इसमें A। क्लियर? A और C, प्रारंभिक और अंतिम को आप जोड़ दो और जो लंबाई मिलती है, ये जो लंबाई है AC, ये इसका विस्थापन है, जबकि दूरी AB प्लस BC। ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, दूरी अदिश राशि है, स्केलर। मतलब दूरी में आपको दिशा का कोई महत्व नहीं है, आप कहीं भी आओ जाओ उससे मतलब नहीं है, आपको बस पथ की लंबाई भर बताना है। जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है जब भी वेक्टर शब्द किसी चीज के लिए जुड़ जाता है तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसको ट्रीट करने का तरीका भी बदल जाता है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, मतलब एक इसकी निश्चित दिशा होती है। आप देखें ना, A और C को मैंने अगर विस्थापन कहा तो इसकी दिशा है A से C की, एक ही दिशा में है ये विस्थापन, जबकि दूरी की कोई दिशा नहीं, पहले इधर जा रहा फिर उधर जा रहा, ये दूरी की कोई दिशा नहीं होती। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसको परिमाण व दिशा सहित व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? सदिश राशि है तो परिमाण और दिशा सहित व्यक्त करते हैं और इसे S वेक्टर से लिखते हैं, S वेक्टर से लिखते ऐसे लिखते हैं। जबकि ये अदिश राशि है तो इसमें वेक्टर लगाने का सवाल ही नहीं होता। तीसरा अंतर है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ये तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं पोजीशन बदलूं, मैं यहां से यहां गया 2 कदम, तो दूरी 2 कदम है, ठीक है ना? ये धनात्मक ही होगी। अगर मैं मूव नहीं करूं तो 0 होगा, तो कोई सेंस ही नहीं है बात करने का। अगर मैंने मोशन किया, कोई स्थिति को बदला, तो दूरी तो हर हालत में पॉजिटिव की, कहीं भी जाऊंगा, किसी भी दिशा में जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं धनात्मक कैसे। अगर मैं 2 कदम आगे गया
और मैं कहूं विस्थापन, तो आप कहोगे धनात्मक है +2 स्टेप्स। फिर मैं वापस 3 कदम आ गया, अब मैं कहूं बताओ जरा विस्थापन कितना है, तो आप कहोगे विस्थापन -1 स्टेप। क्यों? क्योंकि मैं 2 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप वापस जब आया तो 2 स्टेप तो वापस आने में उसी स्थिति पर आ गया और 1 स्टेप में पीछे चला गया। तो मेरी जो पोजीशन विस्थापन आगे की ओर था उसकी जगह अब मैं फाइनल स्थिति में पीछे की ओर गया। मुझे आगे गया था विस्थापन के लिए, लेकिन मैं फाइनली लौट के पीछे आ चुका हूं। तो पोजीशन जो थी उससे पीछे आ गया हूं मैं। तो दिशा के हिसाब से देखा जाए तो विपरीत दिशा में मेरा विस्थापन है। ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति, और गैप केवल 1 स्टेप। तो अगर मैं 2 स्टेप आगे गया और 3 स्टेप पीछे गया तो आप कहोगे विस्थापन कितना, -1 स्टेप। समझ में आ गया? अगर मैं कहूं 2 स्टेप आगे गया और 2 स्टेप पीछे है, अब बताइए जरा विस्थापन, तो विस्थापन होगा मेरा 0। जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो जाए तो लंबाई क्या होगी, 0, तो विस्थापन क्या होगा, 0। मैं कहूं बताओ इसमें दूरी कितनी, तो दूरी आप कहोगे 4 स्टेप। 2 स्टेप आगे जाना, 2 स्टेप पीछे जाना, तो मैंने दूरी तो 4 स्टेप की तय की, लेकिन चूंकि मेरी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति वही है, इसलिए इस केस में विस्थापन क्या होगा, 0। आप मेरे ख्याल से विस्थापन और दूरी का अंतर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होंगे, क्योंकि अब मेरा जो अगला टारगेट है वो इन पर क्वेश्चन कराना है। विस्थापन और दूरी ज्ञात करने पर बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो ये थ्योरी आप अच्छे से लिख लें और फिर मैं आपके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो विस्थापन और दूरी में अंतर आपने क्लियर कर लिया, लेकिन आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे, तो ये हमारा अगला टॉपिक टाइप है। विस्थापन से संबंधित न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना। क्लियर? ये हमारा टाइप है क्वेश्चन का। अब पहला क्वेश्चन ऐसा है, सुबह सुबह अक्सर आप में से कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे, वैसे तो अधिकांश नहीं जाते होंगे क्योंकि क्लास रहती है 7 बजे। मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि 7 बजे क्लास रहती है। 5 बजे कौन उठे यार, अगर 11-12 बजे सोने की आदत हो तो ठीक है ना। तो अभी मॉर्निंग वॉक 7 बजे के कारण थोड़ा सा बंद हो रही है अब, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके अब चालू करूंगा फिर से। तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जरा वर्चुअल मॉर्निंग वॉक करते हैं, है ना। आजकल सब वर्चुअल हो गया, डिजिटल। तो अपन सोच रहे हैं अपन मन से मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। लेकिन YGS सर सुबह अपने घर से, ठीक है, 20 मीटर पूर्व दिशा में चलते हैं, फिर मुड़कर 15 मीटर पश्चिम दिशा में चलते हैं, फिर 30 मीटर उत्तर दिशा में चलते हैं, तब उनके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन का मान। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और लिख देता हूं मैं। अब तो सोच रहे होंगे कि इतना कम दूरी क्यों चल रहा है। ठीक है, टहल रहा है, 20 मीटर 15 मीटर में भी काम चल जाएगा, है ना। अब हालांकि यहाँ 2-2 किलोमीटर होना चाहिए था, लेकिन हम अभी ज्यादा दूर नहीं जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी जल्दी करना है, इसलिए हम दूरियां कम रख रहे हैं। ओके, अब मैं थोड़ा तिरछा चलूंगा कि YGS सर अपने घर से पूर्व दिशा में 20 मीटर तक चलते हैं, फिर 30 डिग्री कोण से घूमकर उत्तर दिशा में 40 मीटर तक चलते हैं, तब उनका
उनका विस्थापन, पहले दूरी, उनका दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। ये भी आपने कहा। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन देते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेट ना चल के सर्कल में चलता हूं। YGS सर 20 मीटर त्रिज्या के वृत्त में, YGS सर 20 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में घूमते हैं और 1/4 वृत्त चलते हैं, तब दूरी व विस्थापन ज्ञात। ओके, ये मेरा घूमना हो गया है, हर तरह से मैं घूम चुका हूं। अब आपको बताना है हर क्वेश्चन में कि विस्थापन और दूरी क्या हो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, अपने हिसाब से आप सॉल्व करें। रुचि कह रही हैं D65, किसका 65? मुझे तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं देखना चाहता हूं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में मन में सोचोगे हम 20 मीटर ऊपर गए, फिर 15 मीटर पश्चिम में आए, फिर 30 मीटर उत्तर गए, ऐसे अगर आप करके डायग्राम स्केच बना के अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये जो तरीका होता है 9th क्लास के बच्चों का है ना, कि 20 मीटर इधर गए, फिर इधर ले गए, फिर वापस आ गए, है ना। ऐसे जो लाइन बना के करते हैं ना, वो 9th क्लास के स्टूडेंट करते हैं, और तुम हो 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट, और तुमको पता है कि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि, और सदिश वेक्टर्स आप पढ़ चुके हो, तो वेक्टर्स का यूज करना आना चाहिए, तो ही आप विस्थापन के क्वेश्चन को एक्यूरेट कर पाओ। ऐसे घूमने फिरने से, अंदाजे से, स्केच बनाने से सॉल्व नहीं। तो मैं आपको इसकी YGS टेक्निक देने जा रहा हूं, और वो आप अच्छे से सीख जाए, एक बार में सीख लेना। YGS टेक्निक ऐसे क्वेश्चन करने की क्या है, तो मैं यहां लिखूंगा उसको जगह नीले पेन से। YGS टेक्निक कैसे करेंगे, तो देखो भाई, ऐसा है, विस्थापन का सदिश समीकरण बनाए और फिर उसका परिमाण व दिशा ज्ञात करें। ये है विस्थापन एक सदिश राशि है, तो आप उसका क्यों ना सदिश समीकरण बना लें। अब कहोगे कि सर सदिश समीकरण कैसे बनाएंगे, तो सब कोऑर्डिनेट सिस्टम पर फॉलो करो। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन, मूल बिंदु ही स्टार्टिंग पॉइंट है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारी दूरियां सब कुछ मूल बिंदु से ही नापा जाएगा, ध्यान रखना। और सारे क्वेश्चन 1 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही बेस्ड। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को सबसे पहले अपने दिमाग में ला। ये मूल बिंदु है, अब आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और यही पूर्व दिशा है, और इसका जो वेक्टर है वो आई है। ये y माइनस एक्स एक्सिस है और ये पश्चिम दिशा में होगी, और इसका वेक्टर होगा माइनस आई। ये y है और ये उत्तर दिशा होगी, और इसका होगा प्लस j, और ये है माइनस y, ये दक्षिण दिशा होगी और इसका होगा माइनस j। अभी एक और बचा है, ऊपर और नीचे। अगर आप प्लस जेड में ऊपर की ओर भी जा रहे हो, आप है ना, जमीन से ऊपर जा रहे हो, तब भी आपको ध्यान रखना है प्लस के लेना है, और नीचे जाओगे तो माइनस जेड नीचे की ओर होगा, और इसको माइनस के लेंगे। थोड़ा सा जगह कम है, फिर भी आप समझ गए हो। और ये है मूल बिंदु, है ना, ओरिजिन, मूल।
सारी दूरियां मूल बिंदु से नापेंगे, वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर बनाएंगे मतलब आपको वेक्टर एस लिखना है, एस वेक्टर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी। ऐसा आप जहां जा रहे हो बस आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखो। अच्छा, वेक्टर बनाओ। अगर कभी कभी आप तिरछे जाओ, अगर थीटा एंगल पर जाओ, थोड़ा सा जगह को मैं सेट करता हूं, थीटा एंगल पर कंपोनेंट करें। कैसे कंपोनेंट करते हैं याद है ना? कौन कौन से? एक कौन कौन से कंपोनेंट? एस कॉस थीटा एंड एस साइन थीटा, है ना? एल कॉस थीटा, ये कंपोनेंट है ना। कंपोनेंट करना चाहिए थीटा एंगल से कंपोनेंट। अब कंपोनेंट आपके एक्स या वाई एक्सिस या जेड में कहीं ना कहीं दिखेंगे आपको, फिर आप आई जे के साथ उस कंपोनेंट को लिख दो। तो थीटा एंगल पर आपको क्या करना है? कंपोनेंट करना है। अच्छा, इसका मोड बताओ, मोड एस कैसे निकालो? मोड एस होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये परिमाण भी आ गया, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे, ये है वाईजीएस ट्रिक, इसका यूज करना है। अब मैं यही क्वेश्चन इसी ट्रिक से करूंगा, तो सॉल्व करते हैं। विस्थापन समीकरण बनाते हैं। सुबह सुबह अपने घर 20 मीटर पूर्व दिशा में चले, तो 20 मीटर पूर्व मतलब कौन सा है? आई, है ना। तो हम लिखेंगे 20 मीटर आई, लिखा है ना, ये सदिश लिखा है कि नहीं? 20 मीटर पूर्व दिशा, आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखा है 20 मीटर पूर्व दिशा। फिर इसके बाद मुड़कर 15 मीटर पश्चिम में गए। अब मैं आगे गया और फिर मैं पश्चिम में की तरफ लौटा, मतलब मैं माइनस आई में लौटा। तो अब इसका वेक्टर लिखूंगा माइनस 15 आई। आप ध्यान से देखो, ये लिखा है, सदिश ही लिखा है 15 मीटर माइनस आई, मतलब पश्चिम दिशा में आप मुड़ गए। फिर इसके बाद 30 मीटर उत्तर दिशा में भी चले, तो उत्तर दिशा में मतलब उत्तर मतलब वाई, वाई मतलब प्लस जे, तो फिर हम लिखेंगे प्लस 30 जे। ये लिखा है 30 मीटर उत्तर दिशा, और इसके बाद हम कहीं नहीं गए। ओके, बन गया ना वेक्टर? कितना आसान। आपको कोई भी स्केच लाइन माइन खींच के स्केल से नापने की जरूरत नहीं है ना। तो वेक्टर का यूज करना है स्मार्ट तरीके से हमें क्वेश्चन। अब आपका सदिश बन चुका है, बन गया नहीं कि नहीं? ये सदिश है। कौन सा सदिश है? विस्थापन। अब इसका मॉड निकालना है, तो मॉड निकालो। इसका थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, एक स्टेप और लिख सकते हैं। 20i माइनस 15i कितना होता है? 5i। तो 5i प्लस 30, ये हो गया विस्थापन, हो गया विस्थापन सदिश। अब मॉड निकालना है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कर दें। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 30 का स्क्वायर 900, तो अंडर रूट 925। अच्छा, 900 होता तो ये 30 होता है ना, 900 होता तो ये 30 होता, लेकिन ये 30 नहीं होगा, तो लगभग अपन ले लें 32 या 31 के लगभग आएगा ये, है ना। तो ये लगभग 31 मीटर इसका विस्थापन। परिमाण आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, परिमाण। क्या आप दिशा बता सकते हो? दिशा बिल्कुल बता सकते हैं दिशा। देखिए, ये जो समीकरण है आई और जे में है, आई और जे में है, तो आप बता सकते हो आई और जे मतलब ये कहां पर लोकेशन होगी। ये आई है और ये जे है, तो यहाँ कहीं है। मूल बिंदु से 31 मीटर के लगभग दूरी, 32 मीटर 31 मीटर के लगभग दूरी पर आई और जे मतलब ये पूर्व उत्तर पूर्व तल में कहीं है। आप कोण भी निकाल सकते हो, टेन थीटा, आप टेन थीटा से आप दिशा डायरेक्शन बता सकते हो। दिशा हम देख सकते हैं, यह है दिशा। कहां पर होगा बताओ? मूल बिंदु से 31 मीटर पर नॉर्थ ईस्ट प्लेन में होंगे। ओके, दिशा भी क्लियर, सदिश भी क्लियर, परिमाण भी क्लियर। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। इसको और सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। ठीक है, फिर से देखें, क्वेश्चन पढ़ता हूं कि वाईजीएस सर अपने घर से पूर्व दिशा में 20 मीटर चलते हैं। चलो भाई, चलने दो। पूर्व दिशा 20 इंटू आई, लिखते हैं वेक्टर, कितना आसान। पूर्व दिशा में 20 मीटर चलते हैं, तो आई पूर्व दिशा बताएगा, 20 मीटर चल गए। फिर 30 डिग्री का कोण से घूमकर उत्तर दिशा में 40 मीटर चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बना देता हूं।
एक काम करते हैं, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मूविंग। क्वेश्चन कर रहे हैं पूर्व दिशा में कहां चले, यहाँ कितना मीटर के भाई, ये पूर्व दिशा है ना, कितना है 20 मीटर, तो आप इसको 20 आई लिखो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। फिर यहां से आप मुड़े हैं कहां पर, उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में अगर मुड़ेंगे तो ऐसे ही तो जाएंगे। कितने कोण से मुड़े, 30 डिग्री से। कहां गए, उत्तर दिशा में। कितनी दूरी, तो ये है 40 मीटर। 40 मीटर उत्तर दिशा में मुड़कर गए, तो विस्थापन क्या होगा, ये है प्रारंभिक स्थिति और ये है अंतिम स्थिति, एक लास्ट और ये स्टार्ट, है ना। अब आपको क्या है, डायरेक्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये अगर मैं इसको जोड़ दूं, ये ऐसा, ये है विस्थापन। क्या आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है, ये 40 मीटर थोड़ा अड़ रहा है बीच में भाई, 20 आई फिर 30 डिग्री घूमकर आप 40 मीटर गए, ये है 40। तो विस्थापन, तो ये जो डैश 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 दिख रहा है, ये जोड़ दो आप, स्टार्ट, ये है विस्थापन, और ये निकालना है आप। ये कैसे निकालेंगे, तो आप सदिश बनाते हैं, बिल्कुल एस बराबर, इसको लिखो पहले तो आप 20 आई, अब ये 30 डिग्री से 40 के दो कंपोनेंट का, 40 के इस दिशा में कंपोनेंट होगा 40 cos 30, इसको आई लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। और इस दिशा में कंपोनेंट होगा, इसके लंबवत दिशा में होगा 40 sin 30, और ये लिखेंगे हम जे, क्योंकि ये नॉर्थ दिशा में और ये है ईस्ट। क्या आप 40 के कंपोनेंट कर पाए, 40 मीटर जो है वो दो दिशाओं में तय की गई है, एक्स दिशा में 40 cos 30 आई और दूसरा कंपोनेंट होगा 40 sin 30 जे, क्योंकि ये नॉर्थ दिशा में भी गया है, तो दो घटक इसके हमने कर। अब हम सदिश लिखेंगे, ये वाला होगा प्लस 40 cos 30 आई, और इस नॉर्थ दिशा में क्या लिखेंगे हम, प्लस प्लस ही है ना आगे, प्लस 40 sin 30 जे, बन गया वेक्टर। थोड़ा और सॉल्व कर ले भाई, एस वेक्टर 20 आई cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, क्यों ना इसको √3/2 लिखें, तो ये हो जाएगा 20 √3 आई प्लस sin 30 1/2 तो 20 जे। और थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम i कॉमन लेंगे, है ना, तो 20 और ये 1 प्लस √3 आई, ये i वाला कॉमन ले लिया, प्लस 20 जे, ये बन गया आपका वेक्टर सदिश, बन गया विस्थापन सदिश। तो ये जो वेक्टर है विस्थापन सदिश है, ये है एस वेक्टर, ये एस वेक्टर आपका बन चुका है, 21 प्लस √3 आई प्लस 20 जे। अब इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण मॉड एस निकालेंगे आप, अंडर रूट इसका स्क्वायर करें। अच्छा ये मैं बता दूं, ये वैल्यू होगी लगभग √3 होता है 1.73, 1.73 प्लस 1 2.73, तो 20 इंटू 2.73 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। सो ये आप और सॉल्व कर लें, अब थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करें, देखिए 20 आप कॉमन ले सकते हो, रूट के बाहर 20 कॉमन आ गया, और अंडर रूट 2.73 का वर्ग प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको फाइनली लिखेंगे हम 2.73। ओके, अगर ये 3 होता तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3 से तो कम है, 3 से कम है और 4 से ज्यादा 2. तो ये लगभग अपन ले ले, इसको 7 या 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो 7 प्लस 1 √8 अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 2√2 होता है, 2√2 मतलब 2.4, तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2√2 अंडर रूट 8 20√8, मतलब हम लिखेंगे इसको 40√2 मीटर, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा जगह की कमी है इसलिए आप समझ जाएंगे, मैंने लगभग लिया है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं कैलकुलेटर से करूंगा तो लगभग इतना ही आएगा, √8 या √7 आएगा, तो √8 इसलिए ले लिया, √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, तो 40√2 मीटर इसका क्या है विस्थापन। तो आपको दिशा दिख ही रही है आई और जे, तो कौन सा दिशा होगी, इसकी दिशा होगी कौन सा, ईस्ट नॉर्थ, ये इसकी दिशा होगी,
ओके, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसकी टेक्निक से ही सॉल्व किया हमने, और ये आंसर आपका 40√2 होता है 1.4। मैं आपको बता दूं 40√2 1.4 होगा, ये लगभग 56 मीटर आएगा, 56 मीटर। आप लोगों ने ये आंसर दिया था, तो ये 56 मीटर इसका विस्थापन होगा। इस टेक्निक से आप निकाल सकते। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सर्किल में घूम रहे हैं, यहां से हमने स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 1/4 का मतलब आप जानते हो ये एंड पॉइंट हो, ओके, और ये है त्रिज्या और ये है सेंटर हो। तो सर्किल में यहां से ऐसे गया है, क्लियर, सर्किल में घूम रहे हो आप, तो सर्किल में विस्थापन क्या होगा? विस्थापन जो होगा वो ये होगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये है विस्थापन, ये क्या कहलाता है, ये विस्थापन होता है। और इसको विस्थापन को निकालने के लिए, एस निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका टेक्निक बता रहा हूं। वृत्त में इसकी भी ट्रिक है। वृत्त में आप क्या करें, अंडर रूट, ये डेल्टा आर है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अंतर है सदिशों का, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा, है ना, ये अगर थीटा है तो इसका प्रयोग करें। तो s बराबर आप जानते हैं, ये लिखेंगे हम 2r, बीच में आ जाएगा 2r स्क्वायर, कॉमन 2r स्क्वायर है, ये 2r स्क्वायर है, तो अगर हम 2r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा और इसका अंडर। ओके, अंतर वाला फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, उसका यूज किया है हमने, वेक्टर का ही यूज कर रहे हैं। और थोड़ा सा लिख लें तो 1 माइनस cos थीटा को लिखना आना चाहिए। 1 माइनस cos थीटा कैसे लिखें, देखो cos थीटा को लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस cos थीटा को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई, नहीं उल्टा लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा होता है, cos जगह कम है तो cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे 1 माइनस फिर से sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो फाइनली cos थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस cos थीटा होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और फाइनली हम इसको लिख देंगे 2 और 2 बाहर निकल आएगा, r भी बाहर निकला, साइन थीटा बाई 2 भी बाहर निकला। ये ट्रिक है, और इस ट्रिक से आप विस्थापन निकाले वृत्त में, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे निकालते। अगर आप सर्किल में घूम रहे हो तो इससे आप विस्थापन निकाल सकते हो। देखिए आप, थीटा कितना दिया है, थीटा 90 डिग्री दिया है कि नहीं, वृत्त 1/4 वृत्त में थीटा क्या होगा, 90 होगा, साइन 90 बाई 2, साइन 90 बाई 2 हो जाएगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो s बराबर आ जाएगा √2, और r कितना दिया है 20 मीटर, तो इसका आंसर होगा 20√2। अब अगर सपोज 180 डिग्री मतलब क्या, हाफ सर्किल, अगर आधे वृत्त में घूमे तो 180 डिग्री होगा, है ना, 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो बताएं जरा, 180/2 होता है 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो बताएं विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन होगा 2r मतलब डायमीटर के बराबर, व्यास, यहां से यहां व्यास हो गया ना, डायमीटर के बराबर विस्थापन होगा, मतलब ये 80, सॉरी 20 × 2 40। तो ये 1/4 के लिए है, जगह तो है नहीं, है ना, ये 1/4 के लिए है और ये हाफ के लिए। ओके, तो पूरा बोर्ड भर चुका है, और ये विस्थापन का न्यूमेरिकल अब आप अच्छे से करना तरीका उसका सीख चुके हैं। क्यों ना एक न्यूमेरिकल और दिया जाए कि एक वृत्तीय पहिया की त्रिज्या r है, यह क्षैतिज तल में आधा चक्कर लगाता है, तो वृत्त व धरातल के संपर्क बिंदु का विस्थापन होगा।
मैं इसको डायग्राम से भी बता देता हूं। ये एक पहिया है, ये वो बिंदु है ए, संपर्क बिंदु ए। अब ये चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाता है, आधा चक्कर लगाता है, हाफ साइकिल बनती है। तो आधा चक्कर लगाएगा तो आपको पता है ए पॉइंट यहां आ जाएगा, ए डैश यहां हो जाएगा, ए पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ए डैश। तो आपको इसका विस्थापन बताना है ए का, है ना, ये जो बिंदु है इसका विस्थापन बताना है। वृत्त व धरातल के संपर्क बिंदु ए का विस्थापन होगा। ओके, ये ऑप्शन भी दे देता हूं, 0, 2r, 2 अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 4 अंडर रूट r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। इस टाइप से 4 ऑप्शन। ओके, बताएं जरा आंसर, क्या लगता है आपको कौन सा आंसर होगा? एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या r है, वह क्षैतिज तल में आधा चक्कर लगाता है, तो वृत्त के धरातल के संपर्क बिंदु का विस्थापन होगा। जनता हमेशा सही नहीं होती, मैं बता दूं, जनता हमेशा सही नहीं होती। इसका सही आंसर 4th ऑप्शन। अब चलिए मैं आपको बताता हूं, जिनका आ गया हो अच्छी बात है, आंसर कई बार रटा होता है तो भी आ जाता है ना। मैंने आपको हमेशा बताया, मैं क्वेश्चन रटने और क्वेश्चन और आंसर के लिए नहीं देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन और आंसर के बीच का जो गायब पोर्शन है, जो चेन है, जिसके लिए तुम हो, है ना, एक डॉक्टर और मरीज के बीच तुम हो, तो तुम डॉक्टर हो और वो एक मरीज है, तो क्या गायब है? वो जो ज्ञान है डॉक्टर का, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो तुम तक मानसिक या दिमागी रूप से तुम समझ पाते हो, ये जो चीज होती है ना, ये आपको डेवलप करना है। और मैं इसमें भी यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आंसर याद है तो नहीं, निकाल लिया है, दैट इज द बेस्ट। आना चाहिए, सॉल्व करना है, लॉजिक क्लियर हो। मुझे क्वेश्चन आंसर तो ऐसे हजारों मिल जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्वेश्चन आंसर के बीच का जो मटेरियल होता है, जिसके लिए आपको, जो आप मतलब कैटलिस्ट का काम कर रहे हो, आपको इसको और आंसर को जोड़ना है, वो आप अपना काम अच्छे से करो। आप एक वकील हो जो एक आरोपी फरियादी को कोर्ट के माध्यम से न्याय दिलाते हैं, आपका काम है कानून की जानकारी रखना, वकील का काम करना है तुमको। इसको समझ गए बात को? क्या कहना चाहता हूं कि क्या सेंस या क्या स्किल डेवलप करना है, तो वो हम देखते हैं। ये मैंने डायग्राम ऑलरेडी दे दिया है। देखो, जब ये आधा चक्कर लगाएगा तो आधे चक्कर में ये ऊपर चला जाएगा, है ना। पूरा चक्कर लगाता तो ये पूरा चक्कर लगाता तो ये फिर से नीचे आएगा, वो भी हम देख लेंगे पूरा चक्कर। अभी आधा चक्कर लगाएंगे तो ये इसकी प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट होगा, है ना। आगे बढ़ेगा कि नहीं? और अगर हम इनको जोड़ देना है, ये दिखा, प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जो दूरी है, ये है इसका विस्तार, ये निकालना है। क्लियर? डायग्राम में यहां से आगे भी तो बढ़ेगा ना, वहीं वहीं थोड़ा ना घूम जाएगा यार। यहां से जब क्षैतिज तल पर चल रहा है तो लुढ़केगा ना पहिया, लुढ़क के ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा आधे चक्कर। क्या आप बताओगे ये कितना होगा? ये वाला हिस्सा, ये ए, ये बी, ये वाला हिस्सा होगा। पूरा चक्कर अगर घूमता ना, तो पूरा चक्कर घूमता तो 2 पाई आर, परिधि होती ना, परिधि के बराबर लंबाई आती 2 पाई, और ये आधा चक्कर घुमाए तो हम इसको, इस दूरी को लिखेंगे 2 पाई आर बाई 2, मतलब पाई आर। आया नहीं? ये वाली लंबाई पाई आर हो गई, और ये कितना होगा? ये 2 आर होगा। तो क्या अब आप पाइथागोरस थ्योरम से विस्थापन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो भाई, ये डायग्राम में ये वाली दूरी हो गई है पाई आर, ये वाली दूरी है 2 आर, और डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि विस्थापन जो होगा वो होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर, मतलब पाई आर का स्क्वायर प्लस ये वाले का स्क्वायर 2 आर का स्क्वायर। सॉल्व करो इसमें तो आर बाहर आ गया और अंदर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस, ये आंसर होगा, जो कि मेरे क्लास में 4th ऑप्शन। क्लियर हो गई बात आपको? इस तरीके से आपको करना था। और दूसरा तरीका बताओ, सदिश विधि से कैसे करें? सदिश विधि, अल्टरनेट। देखो, सदिश विधि में विस्थापन सदिश बनाना पड़ता है।
विस्थापन सदिश में आप ये बताओ ये कौन सी दिशा में है? ये है पाई आर आई दिशा, है कि नहीं? पाई आई दिशा है। और ये कौन सी दिशा है भाई? यहां से यहां पहुंचा तो आपको एक्स दिशा में लिखना पड़ेगा, वाई का लिखना पड़ेगा। वाई में चला है 2r जी, बन गया सदिश। मॉड एस क्या होगा? मॉड एस होगा अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं आर बाहर आएगा तो अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं, सदिश विधि से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डायग्राम में बहुत क्लियर होना था। अच्छा, अगर ये पूर्ण चक्कर लगाते, यदि पहिया पूर्ण चक्कर लगाते तब क्या था विस्थापन? कोई बताएगा? पूरा चक्कर घूमेगा ना तो ये ए जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर भी कई लोगों को इच्छा हो रही होगी जीरो दे दे, जीरो दे दे। नहीं, जीरो नहीं होगा, पता है? ये है ए, और जब ये पूरा चक्कर लगाएगा तो ये वापस यहाँ ए डैश यहाँ पूरे चक्कर में फिर से नीचे आ जाएगा ये। और ये जो दूरी दिख रही है ना, ये है विस्थापन। थोड़ा पेन बेकार हो गया, हटा दो। ये क्या है? ये है विस्थापन। क्लियर? ये है विस्थापन। और ये क्या होगा? ये होगा 2 पाई आर, ना की जी। तो पूर्ण चक्र में विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएगी। पूर्ण चक्र में विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएगी, लेकिन आधे चक्र में ये विस्थापन। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हुई बात। अब हम वन डायमेंशनल मोशन के दूसरी भौतिक राशियों पर जाएंगे, और वो है चाल, स्पीड और वेग, मतलब वेलोसिटी। चाल और स्पीड, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। जैसे जो हमने अंतर देखा दूरी और विस्थापन में, वही सेम डिफरेंस होता है चाल और स्पीड। चाल को हम नापते हैं दूरी परिवर्तन की दर, तो चाल बराबर वास्तव में दूरी बटे समय, वहीं वेग बराबर होता है विस्थापन। क्लियर? अंतर समझ में आ गया आपको? कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो जब आप वेग की बात करो तो विस्थापन के बारे में सोचो, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। और जब आप चाल की बात करो तो दूरी के बारे में सोचो। ये दूरी पर डिपेंडेंट है, वो विस्थापन पर डिपेंडेंट है। ओके, इसलिए ये भी कैसी राशि होगी? अदिश, स्केलर, अदिश राशि। और ये कैसी राशि होगी? सदिश। और जब वेक्टर जुड़ जाए तो फिर आप उसको गंभीरता से लें। वेक्टर का मतलब है इसमें परिमाण व दिशा दोनों होंगी, जबकि चाल में दिशा से कोई लेना देना नहीं। चाल मतलब दिशा के बारे में कोई जानकारी, लेकिन अगर वेग की बात करें तो आप दिशा भी बता सकते हो और उसका परिमाण भी बताते हैं। सदिश के हिसाब से आपको डील करना। ओके, ये क्या होता है? सदैव धनात्मक होगी। और वेग आप जानते हैं, वेग धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है ना। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है कि मोशन की डायरेक्शन, हिंदी में बोले हम गति की दिशा, वेग से दी जाती है, ना कि विस्थापन या त्वरण से। ओके, ये कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि विस्थापन या त्वरण आपकी मोशन की डायरेक्शन नहीं बताता, कि डायरेक्शन रिलेटेड कि किस दिशा में चल रही है वस्तु। तो दिशा अगर आपको बताना है तो आप वेग पर ध्यान दें। वेग की जो दिशा होती है वो वस्तु की गति की दिशा बताती है हमेशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन।
मोशन मतलब वस्तु किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में गति कर रही है, ये केवल आप वेग से बता सकते। त्वरण तो वेग में परिवर्तन बताएगा, विस्थापन पोजीशन बताएगी, दिशा नहीं बताएगी गति की। क्लियर हो रही बात को? विस्थापन पोजीशन बताता है, त्वरण गति में परिवर्तन बताएगा, वेग में परिवर्तन बताएगा, लेकिन गाइडेड डायरेक्शन जो है कि किस दिशा में कोई वस्तु चल रही है वो केवल वेग से पता चलेगा। अगर वस्तु का वेग पूर्व दिशा में है तो आप क्लियर कह सकते हो ये वस्तु पूर्व दिशा में गतिमान। क्लियर होगी बात? तो ये अंतर है चाल और वेग में। मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियरली आ गया। अब हम आ जाते हैं वेग के प्रकार। एक्चुअल में वेग भी कई प्रकार के होते हैं। औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, है ना, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग पहले हम देखेंगे, इसके बाद हम तात्क्षणिक वेग। तो वेग के दो प्रकार हम देखने जा रहे हैं। पहला है औसत वेग और दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग। ये दो प्रकार होते हैं। जरा देखें हम औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना? ओके, तो वेग के दो प्रकार होते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इसमें भी औसत चाल और औसत वेग में इंग्लिश में बोलेंगे हम एवरेज स्पीड और इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये निकाल लेंगे। तो दो प्रकार के होते हैं, औसत और तात्क्षणिक। अभी हम औसत के बारे में देख रहे हैं। औसत भी दो प्रकार के होते हैं, चाल और वेग। तो औसत चाल को हम निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय करते हैं, मतलब d अपॉन ये एवरेज चाल है। क्लियर? ये बेसिक फंड है। कुल दूरी आप कुल समय का भाग दें, औसत चाल आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी, वेग निकालना है, एवरेज लिखा है, एवी मतलब एवरेज। तो यहां हम लिखेंगे विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो s अपॉन t, इसलिए ये वेक्टर है। क्लियर फॉर्मूला? ये पहला अंतर है, ये दूरी से निकलेगा और ये विस्थापन से। औसत वेग चाल, औसत चाल सदैव धनात्मक होगी, ठीक है ना, सदैव धनात्मक होगी। लेकिन यह औसत वेग जो है, इसके बारे में ध्यान दें, औसत वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, एक कॉमन बात है, कॉमन है कि यदि वस्तु, ये की पॉइंट ही मानो आप, यदि वस्तु सरल रेखा में, यदि वस्तु सरल रेखा में गति करे तब औसत चाल और औसत वेग बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? अरे भाई, वस्तु सरल रेखा में जा रही है तो जितनी दूरी होगी उतना ही विस्थापन होगा। दूरी और विस्थापन बराबर होने के कारण ही चाल और वेग बराबर होंगे। तो क्यों? तब हम कहेंगे कि दूरी बराबर क्या है? विस्थापन। इसीलिए क्या हुआ? ये बराबर। ओके, अब यदि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है, घूम फिरकर अगर वस्तु प्रारंभिक अवस्था में लौट आए तो आप अच्छे से जानते हैं कि इस केस में विस्थापन क्या होगा? विस्थापन शून्य होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम कहना चाहते हैं कि औसत चाल तो आप निकाल लोगे दूरी बटे समय से,
किंतु औसत वेग क्या होगा? 0। क्या आप बात को क्लियर समझ गए? यदि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आए, घूम फिर कर आप वापस वहीं आ गए, तो इस केस में औसत वेग अगर टिक लगाओगे तो 0 होगा। लेकिन औसत चाल शून्य नहीं होती, औसत चाल शून्य नहीं होती, जबकि ये शून्य होता। क्यों? क्योंकि विस्थापन शून्य है लेकिन दूरी शून्य नहीं है। तो आप औसत चाल पूछे तो आपको पूरा कैलकुलेट करना है, लेकिन औसत वेग पूछे तो शून्य लगा। क्लियर बात हो रही है आपके दिमाग में? ओके, तो ये आप थ्योरी पॉइंट लिख लें। अब मैं आपको औसत चाल और औसत वेग से संबंधित क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। जल्दी से टाइप लिखें। ये आज का लास्ट बोर्ड टाइप है कि हमको निकालना है औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात। ओके, मैं आपको पोजीशन जो भी है वो डायग्राम से बताऊंगा कि एक वस्तु ए से चलती है बी पॉइंट और S1 विस्थापन है, V1 और समय है T1। ए से बी स्टेशन, ए स्टेशन से बी स्टेशन तक विस्थापन S1 है, वेग V1 से और T1 से। और बी से सी तक इसका विस्थापन S2 है, वेग V2 है और समय। ओके, ये गति क्लियर हो गई आपको? एक सरल रेखा में ही चल रही है। अब अगर इस समय आप जानते हैं कि औसत चाल और औसत वेग बराबर हो, ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? कुल विस्थापन या कुल विस्थापन बटे कुल समय का प्रयोग करें। ये मेन फॉर्मूला, यही है मेन फॉर्मूला। आपको हर चीज में बस विस्थापन और समय का बंटवारा। तो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड इस केस में बराबर होगी, तो विस्थापन क्या होगा? S1 प्लस S2 और समय होगा T1 प्लस। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। किंतु यदि आपको V व T दिया, इसमें तो क्या है? S व T दिया है। अब आपको V वेग और T दिया है, तो फिर आपको क्या करना है? V बराबर आप लिख सकते हैं S अपॉन, और S को हटाना है और S को लिखेंगे आप V इंटू टी। भाई वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो S को लिख देंगे आप क्या? V इंटू टी। तो यही फॉर्मूला बदल जाएगा। S1 को लिखेंगे आप V1 T1, S2 को लिखेंगे V1 T1, S2 को लिखेंगे V2 T2 अपॉन नीचे आएगा T1 प्लस। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब वेग और समय की जानकारी। यदि S तथा V दिया हो, तब फिर से हम लिखेंगे V बराबर S अपॉन T, और अब हमें T को हटाना है, तो T को लिखेंगे हम S अपॉन V। अब यही फॉर्मूला बदल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में बदल रहे हैं, इसी में रख रहे हैं। S1 प्लस S2, अब हमें हटाना है T, क्योंकि T नहीं दिया है, तो T1 को लिखोगे S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन। इस तरीके से आपको क्या करना है? ये क्वेश्चंस को करना है। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करा देता हूं इस पर। यदि वस्तु अपनी यात्रा दो समान दूरियों में तय करती है, V1 तथा V2 वेग से, तब औसत वेग होगा। ओके, अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि वस्तु अपनी दूरी को, यात्रा को दो समान दूरी या विस्थापन में तय कर। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया है कि S1 बराबर है S2 बराबर S, तो एवरेज वेलोसिटी आप लिखोगे S प्लस S। पहली दूरी भी S, दूसरी भी दूरी भी S, और अब हमें V वेग दिया V,
तो v1 v2 दिया है और दूरी, तो हमें क्या करना है, s और v दिया है, तो हम ऑब्वियसली ये वाला समीकरण यूज करेंगे, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, मतलब ऊपर 2s, नीचे एलसीएम v1 v2, ऊपर से s कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा v2 प्लस, ओके, सॉल्व करोगे s से s चला जाएगा, तो इस केस में औसत वेग 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से निकाले। ध्यान रखना है कि ये कंडीशन शर्त होनी चाहिए। अपनी पूरी जर्नी आधी आधी दूरी तय करे तब डायरेक्ट औसत वेग आप निकाल सकते हो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 डायरेक्ट यूज करें। ओके, अगर 2 की जगह 3 भाग में तय हो, यदि यात्रा 3 समान दूरियों में तय की जाए, ठीक है, तो मतलब S1, S2, S3 3 समान दूरियों में तय की जाए, तब आप इसी फॉर्मूले से औसत वेग डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सोल्व कर लेना, S1 प्लस S2 प्लस S3 S अपॉन V1 S अपॉन V2 S अपॉन V3, तो औसत वेग होगा, इसको जब आप ढंग से सोल्व करोगे, ध्यान देना ये क्या होगा, 3v1 v2 v3, 3v1 v2 v3 ऊपर आएगा, नीचे जल्दबाजी में स्टूडेंट v1 प्लस v2 प्लस v3 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। एक्चुअली जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा यदि यात्रा 3 भागों में तय की जाए। एक और क्वेश्चन लास्ट, यदि यात्रा 2 समान समय अंतराल में तय की जाए। अब ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देना है, समान समय अंतराल बोल रहा है, मतलब आप क्वेश्चन में दिया है कि T1 और T2 2 समान समय अंतराल T में तय की जाए। अब आप किस फॉर्मूले पर यूज करोगे, अब हमारे पास है समान समय अंतराल, मतलब हमारे पास T है और वेग भी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी होगी v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी और नीचे t प्लस टी। अब इसमें दूरी की जानकारी नहीं है, वेग और समय ही दिया गया है ना, समान समय में तय की जाए, ऑब्वियसली वेग दिए जाएंगे, तो आप लिखोगे इसको v1 प्लस v2 बाई 2, ये आंसर है। देखिए आप, है ना, क्वेश्चन जब समान दूरी तय की जाए तो ये आंसर है, ये वाला कहलाता है, पता कौन सा मान, ये कहलाता है हरात्मक मान, इसे हरात्मक माध्य बोलते हैं, तब ये औसत वेग हरात्मक माध्य होता है, और जब समान समय अंतराल हो तो ये पता है ये समांतर माध्य कहलाता है, ये समांतर माध्य, दो जोड़कर 2 का डिवाइड। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि औसत चाल और औसत वेग के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। अब आप चाहें तो बिगनर बॉक्स स्टार्ट कर सकते हैं, पहले दूसरे आप कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।